आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 हिंदी विभाग को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो टाइम है आपका 2 घंटे का है और जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 है। इसके 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में 3 प्रश्न हैं और उनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखते हुए आंसर लिखना है। और खंड ख में कुल 5 प्रश्न हैं, उसमें भी जो निर्देश दिए हुए हैं उनको पालन करते हुए उत्तर देना है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए क्रमानुसार ही लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं, तो इसमें उसके लिए वो मना किया है। तो खंड क में प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। जिसमें शब्द सीमा ध्यान रखना है और जितने प्रश्न हैं उनमें 2 के उत्तर हमको 25 से 30 शब्दों में देना है। तो प्रश्न क है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपनी प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं और लिखते हैं। तो इसमें उत्तर 1 का क है कि पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं। तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास करता है। तो देखिए बच्चों, इसको मैंने शब्द सीमा में काफ़ी अच्छे से लिखा है, आप भी शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न ख है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। तो इसमें हम लोगों को दोनों एकांकी में जो भाव है ना उसका तुलना करना है। आगे है, विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। और इसका विश्लेषण करते हुए अपने मत को समर्थित करने के लिए हमको यहाँ पे तर्क लिखना है। इसका उत्तर ख है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में एक समान देशभक्ति का भावना निहित है। दोनों देशभक्ति के लिए लिखे गए हैं। देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर की भावना समाहित है। तो इन दोनों ही जो एकांकी है उसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना जो है ना समाहित है। प्रश्न ग है, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो हम लोग वजीर अली को अच्छे से पढ़ रहे हैं, देशभक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर करना। तो कारतूस पाठ के आधार पर इस कथन को हमको सत्य सिद्ध करना है। ग में देखिए, जमाज वजीर अली अत्यंत साहसी, वीर तथा पराक्रमी था। जमाज वजीर अली जो है ना एकदम साहसी थे, वीर थे, पराक्रमी थे। जब वो अवध के तख्त पर बैठा था तो केवल 5 महीने के शासन में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त कर दिया था। तो ये उनकी साहस का, उनकी वीरता का, पराक्रम का परिचायक था कि केवल 5 महीने में उन्होंने दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त कर दिया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60-70 शब्दों में दीजिए। तो 2 में से 1 का उत्तर देना है। 4 अंक का है, 60 से 70 शब्दों में। प्रश्न क है, मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन हुआ, बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं। वह रात दिन काम में जुटी रहती है। कंपनी की स्तर बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। जरा जैसी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पतझड़ में टूटी पत्तियां, पाठ में जैन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आएंगे जिसमें एक केस स्टडी दिया रहेगा, एक चीज़ बताया रहेगा और पाठ के साथ उसको जोड़ेगा ताकि जो पाठ आप पढ़ते हैं उसको जीवन से कोरिलेट कर सकें। इसी में सीबीएसई का उद्देश्य है। तो चलिए इसके उत्तर को लिखते हैं और समझते हैं कि कैसे लिखें इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को शब्द सीमा में। अब उत्तर 2 का क में देखिए, पतझड़ में टूटी पत्तियां, पाठ में जैन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। जैन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा, अधिक से अधिक काम करना, कम समय में काम निपटाना, इन कारणों से मानसिक तनाव बढ़ता है। तो देखिए, वर्तमान में आदमी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। जो भी मिल जाए उसके लिए कम है, और अधिक करना चाहता है और अधिक दिखाना चाहता है। और यही दबाव जो है ना मृगाक्षी के ऊपर में है और इसी पाठ में हमने अच्छे से उसको पढ़ा है। मृगाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ और संतुलन न होने के कारण वह बीमार पड़ गई। जैन की देन में टी सेरेमनी के माध्यम से वर्तमान का महत्व एवं सुख चैन और आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। तो देखिए, हमेशा कुछ न कुछ हासिल करते रहना और जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहना ये सही नहीं है। यही हमको इसमें सीख मिलता है। प्रश्न 2 का अथवा प्रश्न है, ख है कि दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास तथा प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क हों सभी। इस पंक्ति की सार्थकता वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। तो देखिए अभी केस बेस्ड है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता की भावना को समाप्त करते जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसका जो मत है, उसका जो विश्वास है वही सामने वाला माने, और ना मानने पे उसको दंडित करना चाहता है, परेशान करना चाहता है। तो हमको कवि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, की पंक्तियों की सार्थकता के साथ में इसके औचित्य को स्थापित करना है। तो चलिए इसके उत्तर को लिखते हैं। तो इसके उत्तर खा में देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता मनुष्यता के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है ना, कि गुप्त जी की जो कविता है उसमें मनुष्यता जो है ना प्रमुख है, और उसमें मानव जाति को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा है। वह मानव को परमार्थ, करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अधीर होकर असफल होने से अच्छा है कि हम धैर्यवान बने। मेल जोल, प्रेम व सौहार्द की भावना परस्पर होनी चाहिए। तो देखिए अधीर होकर अगर हम असफल हो जाते हैं, जल्दीबाजी में कोई काम करके हम फेल हो जाते हैं, तो अच्छा है कि हम पेशेंस रखें, धैर्यवान बने और मेलजोल और प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ावा दें तथा वैचारिक भिन्नता को बढ़ने नहीं देना चाहिए, है ना। विचारों में समानता या एकता आवश्यक है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए पारस्परिक मतभेदों को भुला देना चाहिए तथा तर्कों से परे ईश्वर के एक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए तथा मनुष्य को लोक कल्याण पर बल देना चाहिए। तो जो लोक कल्याण है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, न कि जो मतभेद हैं, चाहे वो धर्म के मामले में हो या बाकी चीज़ों में है, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्रश्न 3 है कि पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। 3 में से 3 प्रश्न में 2 के उत्तर देना है। प्रश्न का है, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यात्राओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती। हरिहर काका की 15 बीघे ज़मीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। अब चलिए इसके उत्तर को हम लोग शब्द सीमा में लिख लेते हैं। उत्तर 3 के क में है, ठाकुरबाड़ी के महंत एवं हरिहर काका के भाइयों का एकमात्र उद्देश्य हरिहर काका की 15 बीघे जमीन को हथियाना था। ठीक है ना, ये हमने पढ़ चुके हैं कि महंत जो थे ठाकुरबाड़ी के और हरिहर काका के जो भाई थे उनका एक ही उद्देश्य था, उनकी ज़मीन को हथियाना। इसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और हरिहर काका पर बहुत जुल्म और अत्याचार किए, है ना। तो कई प्रकार के उन्होंने तिगड़मबाजी किया और हरिहर काका पे जुल्म और अत्याचार किया, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। उन्होंने मारा पीटा, हाथ पांव मुंह बांधकर कमरे में बंद किए आदि के कारण हरिहर काका का ज़मीन जी का जंजाल बन गया। तो देखिए उनके लिए ज़मीन जी का जंजाल इसलिए बन गया कि उसी कारण से उनको बहुत ज़्यादा जुल्म सहना पड़ा, मारपीट खाना पड़ा, कमरे में बंद होना पड़ा। प्रश्न ख है, लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भी आप अपनी योजनाओं के साथ में जो लेखक गुरदयाल सिंह हैं, जो छुट्टी के काम को पूरा करने की योजना तैयार करते थे छात्र जीवन में, तो उसके साथ मैच करवाना है और उदाहरण देकर इसको समझाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं। इसका उत्तर ख है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 10 सवालों को बनाने का योजना बनाएं, लेकिन खेल कूद में समय व्यतीत हो जाने के कारण 10 सवाल भी पूरा नहीं हो पाने के कारण अपने आप को उन बच्चों के कैटेगरी में रखने लगे जो होमवर्क का पूरा न होने पर गुरुजी के मार खाने के लिए तैयार रहते थे। हमारी योजनाएं भी लेखक की योजना से मेल खाती है। बिल्कुल सही है कि आप जब भी कोई योजना बनाएं तो उसको ऐसा बनाएं कि वो पूरा हो जाए, उसमें समय सारणी का बिल्कुल ध्यान रखें और सभी चीज़ों के लिए समय छोड़ें ताकि वो योजना जो है ना असफल ना हो। इसमें क्या हो रहा है कि लेखक ने 10 सवाल हल करने का योजना बनाया, लेकिन खेल कूद में समय गुजर जाने के कारण वो पूरा नहीं कर पाए, तो अपने आप को गधे बच्चों के श्रेणी में ले आए और मार खाने के लिए तैयार रहने लगे। प्रश्न ग है, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने कहा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गए। टोपी जहीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? तो देखिए
टोपी जैसे बच्चों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे हमको घुटना नहीं टेकना चाहिए, हमेशा हमको धैर्यपूर्वक और साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग लिखते हैं। उत्तर ग है, जहीन बुद्धिमान होने के बावजूद भी टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, परंतु तीसरे साल अपने पारिवारिक स्थिति के बावजूद भी दृढ़ संकल्प करके पास हो गया। तो देखिए, दृढ़ संकल्प से आप विविध परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से इंसान परिस्थितियों से लड़ सकता है। जैसे टोपी ने किया, वैसे ही हर बच्चों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्तव्य पद पर बढ़ना चाहिए। जैसे टोपी ने दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को पूरा किया, तो जो भी बच्चे बार बार असफल होते हैं उनको भी दृढ़ संकल्प करना चाहिए और कर्तव्य पद पर बढ़ते रहना चाहिए। खंड का लेखन है। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। 6 अंक है। तो पहला है, इसमें का है आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें 3 बिंदु हैं, आरंभ, कब और कैसे, लाभ, हानि, सावधानियां, स्थिति में सामंजस्य। और खंड ख में अनुच्छेद लेखन में पहला है आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो देखिए, आभासी शिक्षण मतलब होता है ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। तो इसमें आरंभ, कब और कैसे इसका पहला बिंदु है, लाभ, हानि और सावधानियां दूसरा है, और स्थिति सामंजस्य तीसरा है। तो देखिए, आरंभ, कब और कैसे। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी के चलते एक अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रहा है। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई। ज्ञान के निर्बाध प्रसार को बनाए रखने के लिए समस्त शैक्षणिक कार्य आभासी अधिगम के माध्यम से होने लगा। कोरोना ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए विवश किया। आगे देखिए, लाभ, हानि। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि लॉकडाउन के बावजूद विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य जारी रहा, जिससे विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार के शिक्षण प्रणाली का उत्साह आया। साथ ही शिक्षक भी नई तकनीक से शिक्षण देने लगे। आभासी शिक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रगति का मूल्यांकन करना असंभव है। यह नकल टालमटोल की प्रवृत्ति को जन्म देती है। इसमें प्रायोगिक विषय पढ़ा पाना संभव नहीं है। साथ ही विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन भी संभव नहीं है। तो देखिए, हानि हो गया नीचे में और ये लाभ हो गया। यहाँ पे आप लाभ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हानि भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों को मिला के लिखा है। फिर आगे देखिए, स्थिति से सामंजस्य। तो सामंजस्य में लिखेंगे कि आभासी शिक्षा को ऑफलाइन शिक्षा के अधिगम के विस्तार और पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग को परंपरागत कक्षा शिक्षण के स्थान पर क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाना होगा, जिससे शिक्षकों को भी पर्याप्त अनुभव मिले और विद्यार्थियों और अभिभावकों को सही तरीके से आभासी अधिगम समझ में आए। यह स्थिति से सामंजस्य होने पर ही संभव है। अनुच्छेद लेखन में ख है, क्यों आवश्यक है सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ, इसकी आवश्यकता, नैतिक मूल्य एवं सुखद जीवन। इन बिंदुओं के आधार पर इसका अनुच्छेद लेखन हमको करना है। अनुच्छेद लेखन में दूसरा है, क्यों आवश्यक है सहनशीलता। इसमें 3 बिंदु हैं। सहनशीलता का अर्थ, इसकी आवश्यकता, नैतिक मूल्य एवं सुखद जीवन। तो पहले देखिए सहनशीलता का अर्थ। सहनशीलता है तो सफलता है। सहनशीलता का अर्थ शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना। ठीक है, जो आपका शरीर और मन में जो अनुकूलता होता है, जो प्रतिकूलता होता है, उसको सह लेना। मानव के व्यक्तित्व के विकास और उन्नयन का मुख्य आधार सहनशील होना है, जिसे सहिष्णुता भी कहते हैं। स्वयं के विरुद्ध किसी भी आलोचना को स्वीकार करना ही सहनशीलता है। आगे है सहनशीलता की आवश्यकता। कोई भी कार्य में सफल होने के लिए सहनशील होना आवश्यक है। सहनशील व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उसके उलट अगर किसी व्यक्ति में सहनशीलता का अभाव है तो उसे कई बार अप्रिय घटनाओं से भी गुजरना पड़ जाता है। सहनशीलता के अभाव में व्यक्ति में क्रोध पैदा होता है और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आगे देखिए, नैतिक मूल्य एवं सुखद जीवन। तो सहनशीलता व्यक्ति के जीवन में नैतिक गुणों को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। सहनशील होना एक गुण है जिससे जीवन का वास्तविक विकास होता है। यह सहनशीलता अनुभव से विकसित होता है। जो व्यक्ति सहनशील होते हैं वे जीवन के कठिनाइयों और बाधाओं का आसानी से सामना करने में सक्षम होते हैं। आज हमारे जीवन में दुख और तनाव हावी है। इसका परिणाम यह है कि हम थोड़े से कष्टों से शीघ्र घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अगर व्यक्ति सहनशील है तो इन विकारों को अपने से दूर कर सकता है और उसका जीवन सुखमय से गुजरता है। इसलिए सहनशील बने रहकर हमें निज लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे है सहनशीलता आदर्श व्यक्ति हेतु अनिवार्य है। और अनुच्छेद में ग में है, मेरे सपनों का भारत कैसा है, क्या अपेक्षा है, आपका कर्तव्य। इन बिंदुओं के आधार पर हमको मेरे सपनों का भारत के ऊपर अनुच्छेद लेखन करना है। तो चलिए लिखते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा है मेरे सपनों का भारत, सर्वजन सुख से रहते कहीं न होता महाभारत। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे सपनों का भारत, सर्वजन सुख से रहते कहीं न होता महाभारत। मेरा पहला इसमें का जो बिंदु है, भारत के बारे में मेरे विचार। सारे जहाँ से अच्छा है
मेरा प्यारा भारत देश, यह मुझे प्राणों से भी प्रिय है। हमारा देश सभी देशों से निराला है और सभी देशों से प्यार करता है। मेरे सपनों का भारत ऐसा है जिसमें दुख, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, शोषण और हिंसा का नाम ना हो। मेरे सपनों के भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी का नाम ना हो। यहाँ सबको योग्यतानुसार काम मिले और प्रतिभा को निखरने का पर्याप्त अवसर मिले। दूसरा जो बिंदु है, सांप्रदायिकता आदि से मुक्त उन्नत भारत की चाह। यहाँ पे भी मैंने स्लोगन लिखा है कि मानुष मानुष एक समान, सबके कीमती प्राण। मानुष मानुष एक समान, सबके कीमती प्राण, सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त हो, मेरा भारत महान। अगला देखिएगा कि आदिकाल से भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का पक्षधर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र है। अतः सांप्रदायिक दंगों से मुक्त कर हमें एक भारत बनाना है। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के सपनों को सजाना है। मेरा अगला बिंदु है सुखी समृद्ध भारत। मैं ऐसा भारत का सपना देखता हूँ जिसमें सभी को समान अवसर मिले, जो राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में विश्वगुरु हो। तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगी और राम राज्य आएगा। और मैं इसका अंत किया हूँ 4 पंक्तियों से, ध्यान दीजिएगा। खेल, उद्योग, कारोबार चहूँ और फैलाए प्यार। खेल, उद्योग, कारोबार चहूँ और फैलाए प्यार। शिक्षण प्रशिक्षण बढ़ाकर सबसे करे व्यापार। तकनीकी में उन्नति करें, उद्योगों का बदलें आधार। तकनीकी में उन्नति करें, उद्योगों का बदलें आधार। देश को सोने की चिड़िया कर, देश को सोने की चिड़िया कर सुख से भर दें संसार। देश को सोने की चिड़िया कर सुख से भर दें संसार। प्रश्न 5 पत्र लेखन के ऊपर है। निम्नलिखित आप शौर्य सारवी हैं। आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थीं, रुपए जमा हो गए परंतु पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकीं। इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो 120 शब्दों की सीमा में हमको पत्र लेखन इसमें करना है। तो चलिए पत्र को लिखते हैं। देखिए, पत्र लेखन में सबसे पहले तारीख लिखेंगे, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। आप जो एग्जाम डेट है उसको लिखिएगा और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखिएगा कि 12/2/2022 श्रीमान संपादक, पटेल पब्लिकेशन, स्ट्रीट पार्क, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद पता लिख देना है। ये संपादक को लिख रहे हैं जहाँ से पुस्तक हमको नहीं मिला है। विषय है पुस्तक ना मिलने पर पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम शौर्य है। मैंने 1 फरवरी को 1000 रुपये की 3 पुस्तकें आपके पटेल पब्लिकेशन से ऑनलाइन मंगवाई थी, जिसके लिए आपके कंपनी द्वारा रुपए भी लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैंने कई बार मेल करके इसकी सूचना ली, फिर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुस्तकें जिसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया है उनको अतिशीघ्र भिजवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय शौर्य, केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। प्रश्न 5 का अथवा है आप सृष्टि सार्थक हैं। बेंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय आपका कीमती सामान वाला बैग जल्दीबाजी में गाड़ी में ही रह गया। आपके द्वारा की गई शिकायत से आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो देखिए, इसमें हम लोग 120 शब्दों में प्रशंसा हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। तो समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लेखन है वो कई बार आया है और एग्जाम में आ सकता है। उत्तर 5 में देखिए, प्रति संपादक महोदय, दिनांक 1/2/2022, अमर उजाला अलीगढ़, है ना। तो संपादक महोदय अमर उजाला अलीगढ़ को लिख रहे हैं। इसमें विषय है कीमती सामान मिलने पर रेल प्रबंधन की प्रशंसा, कि जो सामान आपको वापस मिल गया उसके लिए आप रेल प्रबंधन की प्रशंसा कर रहे हैं। महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ उल्लेख है कि मेरा नाम सार्थक है। मैं आपके अखबार का नियमित पाठक हूँ। आपके समाचार पत्र के माध्यम से रेलवे प्रबंधन के सराहनीय कार्य के लिए सभी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आशा है आप इसको आपके समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना है कि 2 माह पूर्व मैंने बेंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा की थी, लेकिन जल्दीबाजी में मैं अपना कीमती सामान काला बैग गाड़ी में ही भूल गया था, जिसकी शिकायत बेंगलुरु रेलवे से की थी। उनके प्रयास से मेरा बैग वापस मिल गया। रेलवे की सराहनीय प्रयास के लिए प्रबंधन के सभी लोगों की प्रशंसा करता हूं। इस खबर से सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। भवदीय सार्थक, केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़। प्रश्न 6 का क है आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम हैं।
अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले एक शिविर के विषय में जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। तो इसमें एक सूचना लेखन करना है 50 शब्दों में कि आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम हैं और आप एक शिविर आयोजन के बारे में मुख्य पार्क में लोगों को सूचना देना चाहते हैं। देखिए उत्तर 6 में सूचना लेखन में पहला है निवासी कल्याण संघ दिनांक 2/2/2022 सूचना है एक शिविर योग शिविर आयोजन करो योग रहो निरोग। ठीक है, यहाँ पे स्लोगन लिख दिए जो कि आकर्षक बनाता है। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के कमला नेहरू पार्क में 18/2/22 को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित है। इच्छुक क्षेत्रवासी समय पर उपस्थित होकर योग का लाभ लें। ठीक है, कल्याण संघ अध्यक्ष संजय पटेल, यहाँ पे देखिए गलती से संजय पटेल लिखाया हुआ है, यहाँ पे होगा रमेश सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सूचना लेखन करना है। प्रश्न 6 का अथवा है आप साहित्य संघ के सचिव सुपर्णा चक्रवर्ती हैं। आपके क ख ग विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इसके लिए एक सूचना लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो चलिए इसके लिए सूचना लेखन करते हैं वाद विवाद के लिए 50 शब्दों में। सूचना लेखन में दूसरा है, यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम लिख देंगे सेंट जेवियर स्कूल, दिनांक 4/2/2022 सूचना है कि विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 फरवरी को विद्यालय सांस्कृतिक भवन में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम संघ के सचिव के पास 8 फरवरी तक लिखवाएं। तो 8 फरवरी तक इसमें लिखवाना है, 4 दिन का टाइम मिला हुआ है। 10 फरवरी को सांस्कृतिक भवन में आयोजन है, इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ पे देखिए सचिव में फिर गलती से मैंने संजय पटेल लिखा है। अब जो क्वेश्चन है सुप्रणो चक्रवर्ती के नाम से लिखना है, तो यहाँ पे आप सुप्रणो चक्रवर्ती लिखेंगे और ये साहित्य संघ के सचिव हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सूचना लेखन करेंगे। इसमें ख है आप कक्षा 10वीं के लियोनार्ड बर्नडेट हैं। विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली है। इससे संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट के लिए तैयार कीजिए जिससे घड़ी खोने वाला छात्र उसे प्राप्त कर सके। यह सूचना लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो इसमें 50 शब्दों में हम लोगों को सूचना लिखना है और इसमें आप जो है ना लियोनार्ड और बर्नडेट हैं। तो चलिए सूचना लेखन हम लोग करते हैं। सूचना लेखन में अगला देखिए सेंट जेवियर स्कूल दिनांक 20 फरवरी 2022 सूचना है घड़ी पाने के संबंध में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 फरवरी 2022 को कक्षा 10वीं के छात्र लियोनार्ड को विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में एक घड़ी मिली है। जिस किसी की भी यह घड़ी हो वह घड़ी के कलर कंपनी उचित कारण बताकर विद्यालय के खेल शिक्षक से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे देखिए जो जारी करने वाले हैं वो हैं खेल शिक्षक, यहाँ पे खेल शिक्षक लिखेंगे। प्रश्न ख का अथवा है आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं। पर्यावरण दिवस के लिए आप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं। इको क्लब के सभी सदस्यों की सभा इसी संदर्भ में आयोजित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। जिसमें आप इको क्लब के अध्यक्ष हैं और आपको पर्यावरण दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम है उनका आयोजन करना है। तो सभी सदस्यों के लिए आपको सूचना पट पे सूचना पत्र लिखना है। सूचना लेखन में है सेंट जेवियर स्कूल दिनांक 20/2/2022 सूचना है पर्यावरण दिवस पर सभा के संबंध में। तो विद्यालय के सभी इको क्लब सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर वाद विवाद निबंध नाटक प्रदर्शनी कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्लब के सभी सदस्यों का विद्यालय के सभागृह में दिनांक 21/2/2022 को समय 12 बजे सभा आयोजित है जिसमें क्लब के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अध्यक्ष इको क्लब का यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को सूचना लेखन का आखिरी प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न 7 का क है स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो स्वच्छता के लिए जागरूकता के ऊपर हमको सरकार की तरफ से विज्ञापन लेखन करना है 50 शब्दों में। देखिए उसके उत्तर में लिखेंगे विज्ञापन लेखन। ठीक है, नाम क्या है स्वच्छ भारत अभियान है ना। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए हमने स्वच्छ भारत अभियान को चुना है। फिर यहाँ पे देखिए स्लोगन है स्वच्छता से फैलेगा देश की शान, चमके घर आंगन खेत खलिहान, गंदगी जो फैलाए नहीं वो इंसान। उसके बाद देखिए जो आपका दायां भाग है उसमें एक बाक्स बना देना है और यहाँ पे आपको एक चश्मा बना देना है गांधी जी का चश्मा। और मैंने बीच में काफ़ी अच्छे से लिखा है स्वच्छ भारत और नीचे में लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का एक डायग्राम भी बना लिया। आगे देखिए स्लोगन में आओ बनाएं सफल स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो एक बार स्लोगन को फिर से शुरू से करते हैं कि सफलता से फैलेगा देश की शान, चमके घर आंगन खेत खलिहान, गंदगी जो फैलाए नहीं वो इंसान, आओ बनाएं सफल स्वच्छ भारत अभियान। नीचे में देखिए ये भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस प्रकार से जो जारी करता है ना उसके नाम को हम यहाँ पे एक बाक्स बना के लिख देते हैं और पूरा का पूरा जो विज्ञापन होता है एक बाक्स में होता है।
प्रश्न 7 का अथवा है, आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हास्य कवि सम्मेलन के ऊपर हमको विज्ञापन लिखना है 50 शब्दों में। देखिए उत्तर में सबसे पहले विज्ञापन लेखन लिखेंगे। तो यहाँ पे कवि सम्मेलन है, अतिथि हैं सुरेंद्र शर्मा, इसको स्पेशल मेंशन कर देंगे। फिर इसका देखिए जो दायां भाग है उसमें एक बाक्स बना देंगे। बाक्स में यहाँ पे मैंने 2 सर्कल बनाया हुआ है, बीच में एक माइक डाला हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कवि सम्मेलन। और इसके दाएं भाग में हमने बाक्स बना दिया है, उसमें एक डायग्राम बना दिया है और बाएं भाग में हम लोग स्लोगन लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए स्लोगन है मेरा कि दिल में हो जो चोट सुनो कवि गोट, दिल में हो जो चोट सुनो कवि गोट, गम सारे भूल जाओगे हो जाओगे लोटपोट, गम सारे भूल जाओगे हो जाओगे लोटपोट, हंसी रोक ना पाओगे हर पल मुस्काओगे, सुन शर्मा जी की कविता हर क्षण ठहाके लगाओगे, हंसी रोक ना पाओगे हर पल मुस्काओगे, सुन शर्मा जी की कविता हर क्षण ठहाके लगाओगे, अभी हंसी के फव्वारे छूटेंगे, हंसी के फव्वारे छूटेंगे ठहाकों की बारिश होगी, हंसी के फव्वारे छूटेंगे ठहाकों की बारिश होगी, रात भर आपको हंसाने की, रात भर आपको हंसाने की सुरेंद्र दुबे की साजिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दुबे लिख गया है, गलती से शर्मा होगा, तो सुरेंद्र शर्मा की साजिश होगी आप लिख लीजिएगा। नीचे में जो एड्रेस है वो स्कूल का लिखना है, एग्जाम में जो दिया हुआ है उसका लिखना है। मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिखा है सेंट संजय विद्यालय किलो बिहार रायगढ़ छत्तीसगढ़। इसमें ख है आपके क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया गया है जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो चलिए इसके लिए एक विज्ञापन लेखन करते हैं 50 शब्दों में। सबसे पहले इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे विज्ञापन लेखन। इसमें मैंने पटेल पुस्तकालय नाम दिया हुआ है, आप इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हैं या तो खाली पुस्तकालय भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो विज्ञापन लेखन में हम लोग करते हैं इसमें सबसे पहले पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी है ना, कि जो आपका दायां भाग है उसमें जो लिखने वाली चीज़ें हैं उनको लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेरा स्लोगन है कि चाहत हो अगर सीखने की तो आदत डाल पढ़ने की, चाहत हो अगर सीखने की तो आदत डाल पढ़ने की। फिर इसके दाएं भाग में एक चित्र बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से चित्र बनाया हुआ है। एग्जाम में आपको पेंसिल से ही चित्र बनाना है, कलर वगैरह नहीं करना है। बाकी मैं क्या है अच्छा दिखने के लिए कलर कर देता हूँ, तो आपको एग्जाम में कलर करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक लाइब्रेरी का मैंने चित्र बनाने का कोशिश किया है जिसमें एक सेल्फ दिया हुआ है, यहाँ पेसेस लिख दिया हूँ। देखिए विशेषताएँ क्या हैं इसमें कि सभी आयु वर्ग की पुस्तक है ना, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे पुस्तक मिलेगा। जो भी निवासी हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के है ना, उनको सभी प्रकार की पुस्तकें हैं इसमें, हर प्रकार की पुस्तक है, चाहे लिटरेचर हो या अलग अलग भाषा की हो। फिर स्पेशल ऑफर के साथ ऑफर भी इसमें दिया हुआ है और साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध। तो जो विशेषताएं आप चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। आगे देखिए एक स्लोगन मैंने लिखा हुआ है कि जीवन में हो कोई दुख तो पढ़ो एक बुक, जीवन में हो कोई दुख तो पढ़ो एक बुक, भूल जाओगे सारे दुख मिलेंगे सुखी सुख, भूल जाओगे सारे दुख मिलेंगे सुखी सुख। और नीचे में निवासी कल्याण संघ मोबाइल नंबर 98/22/11, यहाँ पे कभी भी आपको वास्तविक नंबर नहीं देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से इस विज्ञापन को तैयार किया है। इसमें अथवा है आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए हस्तनिर्मित सामग्री और चित्रों की प्रदर्शनी लगानी है। अपनी प्रदर्शनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो जो हस्तनिर्मित सामग्री और चित्रों हैं इनके प्रदर्शनी के लिए चलिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करते हैं। इसमें विज्ञापन लेखन लिखेंगे उत्तर में सबसे पहले इसमें हस्तनिर्मित प्रदर्शनी मेला जिसमें दिया हुआ है उसके हेडिंग को लिख देते हैं। फिर सबसे पहले एक स्लोगन लिखेंगे, एक बाक्स बना के जैसे मैंने बनाया हुआ है, बताओ तो ये हैं जीवित या मृत। देखिए जो यहाँ पे बना हुआ है ना उसके लिए मैंने लिखा है कि बताओ तो ये हैं जीवित या मृत, जादू हमारे बच्चों का ये हैं हस्तनिर्मित, जादू हमारे बच्चों का ये हैं हस्तनिर्मित। और उसके बाद देखिए जो इसका दायां भाग है उसमें मैंने एक बाक्स बना के काफ़ी सुंदरता से इस चित्र को बनाया है। तो बच्चों इसको आप पेंसिल से बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने गमला बनाया है छोटा सा है ना, एक यहाँ पे झंडा बना दिया है या पंखा समझ लीजिए, यहाँ पे एक बैल का चक्का वाला बैल बना दिया है, यहाँ पे एक टोकरा है, एक झाड़ू है और एक जो गाँव का ग्रामीण है और एक ग्रामीण महिला है। देखिए फूल लगाई हुई है, फूल पकड़ी हुई है, अभी फूल पकड़ा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर सुविधाएँ क्या क्या हैं, हस्त निर्मित बैग, फ्लावर पॉट आकर्षक दामों में। आगे घर सजाए शान बढ़ाए कि घर की साज सज्जा बढ़ाता है, शान बढ़ाता है। विशिष्ट कलाकृतियाँ बेस्ट क्वालिटी, यहाँ पे जो कलाकृतियाँ हैं विशिष्ट हैं क्योंकि और कहीं नहीं मिलता और क्वालिटी बेस्ट है। और एक से बढ़कर एक क्राफ्ट, ये जो सारे क्राफ्ट हैंडमेड हैं तो एक से बढ़कर एक हैं। यहाँ पे स्लोगन है देखिए, अगर देखना हो आर्ट, अगर देखना हो आर्ट आओ देखो हमारा हैंडीक्राफ्ट, अगर देखना हो आर्ट आओ देखो हमारा हैंडीक्राफ्ट।
और नीचे में जो पता दिया है उसको लिख देना है कि सेंट संजय स्कूल, केलो विहार, रायगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें कोई भी पता आप दे सकते हैं। प्रश्न 8 लघु कथा लेखन के ऊपर है। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। तो इसमें पहला विषय है परोपकार का परिणाम और दूसरा जो दिया है अथवा में अपूर्व संतोष। तो चलिए दोनों के लिए मैं 120 शब्दों में आप लोगों के लिए लघु कथा लेखन लिखा हुआ हूँ, उसको अच्छे से देखिए और एग्जाम में कैसे लिखेंगे उससे आप सीख सकते हैं। लघु कथा लेखन में पहला है परोपकार का परिणाम। तो इसमें देखिए लघु कथा मैंने कैसे लिखा है कि समुद्र के किनारे एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नाविक थे। कुछ दिनों पहले उसके पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए थे। बहुत दिन बीत गए पर वे लौट कर नहीं आए। लोगों ने समझा कि समुद्री तूफान में जहाज डूबने से उनकी मृत्यु हो गई होगी। एक दिन समुद्र में तूफान आया, लोग तट पर खड़े थे। वह लड़का भी अपनी माँ के साथ वहीं खड़ा था। उन्होंने देखा कि एक जहाज तूफान में फंस गया है। जहाज थोड़ी देर में डूबने ही वाला था। जहाज पर बैठे लोग व्याकुल थे। यदि तट से कोई नाव जहाज तक चली जाती तो उनके प्राण बच सकते थे। तट पर नाव थी पर कोई उसे जहाज तक ले जाने का साहस न कर सका। इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं नाव लेकर जाऊंगा। तो पहले तो माँ के मन में ममता उमड़ी, फिर उसने सोचा कि एक के त्याग से इतने लोगों के प्राण बचा लेना अच्छा है। उसने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी। वह लड़का साहस करके नाव चलाता हुआ जहाज तक पहुंचा। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। जहाज डूब गया। नाव किनारे की ओर चल दी। सब ने बालक की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देने के लिए संयोग से इसी नाव में उसके पिता भी थे। किनारे पहुंचते ही बालक दौड़कर अपनी माँ के पास गया और लिपट कर बोला, माँ पिताजी आ गए। माँ की आंखों में हर्ष के आंसू थे। लोगों ने कहा, परोपकार की भावना से पुत्र को उसका पिता लौटा दिया। मैंने परोपकार की भावना ने पुत्र को उसका पिता लौटा दिया। तो देखिए परोपकार करना कितना अच्छा चीज़ है। हमको जीवन में हमेशा परोपकार के मार्ग पे चलना चाहिए। अपूर्व संतोष। गौतमी नाम की एक स्त्री का बेटा मर गया। वह शोक से व्याकुल होकर रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, किसी तरह मेरे बेटे को जीवित कर दो। ऐसा कोई मंत्र पढ़ दो कि मेरा लाल जी उठे। महात्मा बुद्ध ने उसके साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि गौतमी शोक मत करो, मैं तुम्हारे मृत बालक को फिर से जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने मांग लाओ जहाँ कभी किसी प्राणी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी को इसमें कुछ शांति मिली। वह दौड़ते हुए गांव में पहुंची और ऐसा घर ढूंढने लगी जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला। अंत में वह निराश होकर लौट आई और बुद्ध से बोली, प्रभु ऐसा तो एक भी घर नहीं जहां कोई मरा ना हो। यह सुनकर बुद्ध बोले, गौतमी अब तुम यह मानकर संतोष करो कि केवल तुम्हारे ऊपर ही ऐसी विपत्ति नहीं आई है, संसार में ऐसा ही होता है। ऐसे दुख को लोग धैर्यपूर्वक सहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे अपूर्व संतोष की भावना में महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने गौतमी को समझाने का प्रयास किया कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है और इसको हमको धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप लोगों को इस सब्जेक्ट के ऊपर आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है।